चंद्रगुप्त नाम से एक और किंग होंगे आगे, इनसे अलग करने के लिए हम इन्हें कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे मौर्य डायनेस्टी के, यहाँ पर ये अलग है हमारी गुप्त डायनेस्टी, ध्यान रखना है दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मौर्यन डायनेस्टी में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर हम जिस चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं वो है चंद्रगुप्त, ओनली चंद्रगुप्त। इसी डायनेस्टी में चंद्रगुप्त के नाम से एक और किंग होंगे, उन दोनों को अलग रखने के लिए हम इन्हें कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये हमारे होंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या क्या किया था, उन्होंने 4-5 जो छोटे छोटे काम उनके पीरियड में हुए हैं हमने उनको डिस्कस किया था। चंद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट पर्सन किंग बनते हैं उनका नाम होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के सन है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में हमें जानना है, तो हम इनके बारे में भी 4-5 पॉइंट को समझ लेते हैं, बस उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कि चंद्रगुप्त के बारे में सॉरी समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन एक इंपोर्टेंट सोर्स से मिलती है जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है ये आप लोगों को क्लियर भी होगा थोड़ा बहुत। अशोक का एक पिलर प्रयाग में है या प्रयाग में था, उस पिलर पे समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। समुद्रगुप्त कैसे राजा बने और उनके लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स थे, उन्होंने कैसे विक्ट्रीज करी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस पिलर से मिलती है जिसे हम कहते हैं प्रयाग पिलर। प्रयाग पिलर अशोक के पिलर्स थे जिन पर हमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम प्रशस्ति क्यों कहते हैं? प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। ऐसा माना गया कि इस पिलर पर समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में जो लिखा गया है वो उनकी प्रशंसा की गई, उनकी प्रेज करी गई है, उनकी प्रशंसा करी गई है, लेकिन बाद में उसे अदर सोर्स से वेरीफाई किया गया तो ये पता चला कि नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं की गई है, वो बातें सही है। तो बस हमें ये समझना है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अशोक का प्रयाग पिलर है जिस पिलर पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी प्रशंसा की गई है, इस वजह से हम उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, किसने लिखा है उसे आप लोगों को पता होगा, कोई बताएगा? सर हरिसेन। हरिसेन, 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 ठीक है, हरिसेन आपको पता है, हरिसेन ने। और एक चीज ध्यान रखना है कि हरिसेन उनके कोर्ट पोएट, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे, इन्होंने इसके बारे में समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देख लिया, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि समुद्रगुप्त ने 5 स्टेजेस में, 5 चरणों में पूरे भारत की उन्होंने विक्ट्री करी है। 5 स्टेजेस में उन्होंने पूरे भारत की विक्ट्री करी है और उस विक्ट्री में कहीं भी उन्हें कोई भी डिफीट नहीं मिली है, कहीं पर भी उन्हें कोई पराजय नहीं मिली है। उस 5 स्टेजेस में जो उन्होंने पूरे भारत को जीता है उसमें कहीं भी उन्हें कोई भी पराजय नहीं मिली है। इसी वजह से, इसी रीजन से एक वेस्टर्न स्कॉलर ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। कुछ बातें हैं जो हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। The victories of Samudragupta are described in the 7th slokas of Prayag Prasasti. The victories of Samudragupta are described in the 7th श्लोक of प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के
7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन या उल्लेख मिलता है। He completed his expedition in 5 stages. He completed his expedition in 5 stages. उन्होंने पांच चरणों में अपनी विजय को पूरा किया। 5 स्टेजेस में, 5 चरणों में उन्होंने अपनी विजय को पूरा किया। अब 5 चरणों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इन फर्स्ट स्टेज हम लिखते हैं, ही वन गंगा यमुना दोआब रीजन। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने गंगा यमुना दोआब रीजन की विजय की। गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब पता है आप लोगों को, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, 2 नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं दोआब, और 5 नदियों के बीच का हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं पंजाब। तो गंगा यमुना दोआब, फर्स्ट स्टेज में उन्होंने गंगा यमुना दोआब की विक्ट्री करी। इसमें कुछ राजाओं के नाम इंपोर्टेंट है जो हम लिख लेते हैं। अब मुझे नहीं, इस बात का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपको समझना और प्रॉपर तरीके से लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को सही तरीके से लिख पा रहे हो, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी हो जाता है जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट स्टेज में गंगा यमुना दोआब की उन्होंने विक्ट्री करी। इसमें कुछ राजाओं के नाम हैं जो हम लिख लेते हैं और राज्यों का नाम है। तो पहला जो राज्य है उसका नाम है अहिच्छत्र। मुझे याद है जब मैं क्लास लेता था, ऑफलाइन क्लास लेता था, तो आप लोगों को लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, तो बोर्ड पे लिखना पड़ता था। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं तो आप कितना % सही लिख पा रहे हो। मैं भरोसा रखता हूं कि आप सही लिख लोगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम बाद में उसे कभी जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उसे डिस्कस कर लेंगे। तो गंगा यमुना दोआब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अहिच्छत्र, अहिच्छत्र एक राज्य है, अहिच्छत्र, AHICHHATRA, AHICHHATRA, अहिच्छत्र। जो अहिच्छत्र राज्य है उसके राजा हैं अच्युत देव, ACHYUTDEV, अच्युत देव। तो अहिच्छत्र के राजा हैं अच्युत देव। दूसरा राज्य है चंपावती। चंपावती मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे, चंपावती, CHAMPAWATI, चंपावती। चंपावती के जो राजा हैं उनका नाम है नागसेन। चंपावती के राजा हैं नागसेन, NAGSEN। और जो तीसरा राज्य है उसका नाम है विदिशा। विदिशा के जो राजा हैं उनका नाम है गणपति नाथ, GANAPATINATH, गणपति नाथ। तो फर्स्ट स्टेज में समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों की विक्ट्री करी वो गंगा यमुना दोआब वैली के राज्य हैं, जिसमें से 3 इंपोर्टेंट राज्य थे जिनका नाम उनके रूलर के साथ। देखो, ऐसे यूपीएससी वाले डायरेक्ट तो अब नहीं पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इनडायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने जिन राज्यों की विक्ट्री करी उसको उन्होंने अपने राज्य का हिस्सा बना लिया, मर्ज कर लिया, है ना। इन क्षेत्रों को उन्होंने अपने राज्य में मर्ज कर लिया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का राज्य क्या था, उसकी बाउंड्री क्या थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्य की बाउंड्री क्या थी, और उसमें किन क्षेत्रों को उसने ऐड किया है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने कल चंद्रगुप्त फर्स्ट की बाउंड्री डिस्कस करी थी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की बाउंड्री कहां तक थी। इस बाउंड्री में उन्होंने इन नए क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने ऐड किया, मर्ज किया। तो गंगा यमुना जो वाला जो एरिया है उसको उन्होंने जीता और मिला लिया अपने राज्य के अंदर।
ये ध्यान रखना है कि गंगा यमुना वैली वाला जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल लैंड है, और इस फर्टाइल लैंड से जो इनकम होगी, जो आमदनी होगी, वो समुद्रगुप्त, क्योंकि आगे अगर समुद्रगुप्त एक्सपेडिशन करेंगे, अगर विजय करेंगे, तो उनके लिए रिसोर्स भी बहुत होना चाहिए, संसाधन भी होना चाहिए, कि वो रिसोर्स जो हम विजय करेंगे उसमें हमारा पैसा खर्च होगा, हमारा बहुत एक्सपेंडिचर होगा, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसलिए कुछ राज्य हमारा अपना होना चाहिए। और गंगा यमुना वैली वाला जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल लैंड है, तो यहां से जो इनकम होगी, उस इनकम ने समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। तो फर्स्ट स्टेज में ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना। फैक्चुअल पार्ट क्या है, उन्होंने कहाँ की विक्ट्री करी और उसे मिला लिया उन्होंने अपनी डायनेस्टी के अंदर। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कि उसको मिलाने के पीछे क्या रीजन था, रीजन ये था कि वहां से इनकम बहुत ज्यादा होती थी और उसी रिसोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने आगे अपनी विक्ट्रीज को सक्सेसफुल बनाया। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने इन राज्यों की विक्ट्री करी और उसे उन्होंने मर्ज कर लिया अपनी डायनेस्टी के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज ही वन द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र को उन्होंने जीता। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी मतलब पूर्वी हिमालय में रीजन कौन कौन सा है मैं आपको ये बता देता हूं। बंगाल, असम, बंगाल, असम, नेपाल, एक्सेट्रा। बंगाल, असम, नेपाल, एक्सेट्रा, ये उन्होंने सेकेंड स्टेज में इन्होंने इन सब राज्यों को जीता। फिर हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज, तृतीय चरण में उन्होंने वेस्टर्न पार्ट को जीता, पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न पार्ट। मतलब वेस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया कि पंजाब और राजस्थान वाला जो रीजन है उस जगह के राज्यों को उन्होंने जीता। जैसे कुछ राज्यों का हम नाम लिख लेते हैं, जैसे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, IKSHWAQU, इक्ष्वाकु। सर दोबारा रिपीट योधे, कर दीजिए प्लीज। IKSHWAQU, IKSHWAQU, इक्ष्वाकु। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा योधेय, YODHEYA, YODHEYA, योधेय। अर्जुनायन, ARJUNAYAN, अर्जुनायन, एक्सेट्रा। इन पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान रीजन, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर ये सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज होती थी, इन डायनेस्टीज को उन्होंने विक्ट्री करी थर्ड स्टेज में। पंजाब और पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। इन फोर्थ स्टेज, चौथे चरण में इन्होंने आठविक राज्यों की विक्ट्री करी। आठविक, ATAVIK, आठविक स्टेट्स, मतलब विंध्याचल जो रीजन है उन उन जगहों पर कुछ आठविक स्टेट्स, कुछ राज्य हैं जिनको आठविक राज्य कहा गया है, छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों की उन्होंने फोर्थ स्टेज में विक्ट्री करी। और इसी के साथ साथ इन्होंने साउथ के राज्यों की भी विक्ट्री करी, दक्षिण भारत के राज्यों की भी विक्ट्री करी। दक्षिण भारत के 12 स्टेट्स, दक्षिण भारत के 12 राज्य, इन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों की भी विक्ट्री करी।
दक्षिण भारत में विक्ट्री करते करते ये कावेरी रिवर तक गए थे। एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दक्षिण भारत की इन्होंने विक्ट्री करी थी, साउथ इंडिया की जो इन्होंने विक्ट्री करी थी, तो वो साउथ इंडिया गए कैसे थे, एक बार यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये ईस्टर्न कोस्ट होते हुए, जैसे ओडी कलिंग का क्षेत्र है हमारा, कलिंग होते हुए नीचे, मतलब पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वहां से होते हुए वे साउथ इंडिया की तरफ गए थे। मतलब जो रास्ता उन्होंने चूज किया था वो था हमारा तटवर्ती क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, कोस्ट के साथ साथ वाले रीजन में वो साउथ इंडिया की तरफ गए थे। आगे हमें ध्यान रखना होगा, इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ एक चोल डायनेस्टी का रूलर होगा, वो भी नॉर्थ तक की विक्ट्री करेगा। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र से होते हुए वो साउथ इंडिया की तरफ आए थे और साउथ इंडिया तक उन्होंने विक्ट्री करी थी, कावेरी रिवर तक। एंड फिफ्थ स्टेज, इन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ फॉरेन स्टेट्स होते थे, जो अब फॉरेन तो नहीं है, अब तो इंडियन ही हो गए थे वो, जैसे सकाज एंड कुसानाज। अभी भी सक और कुसान बचे हुए हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो लास्ट स्टेज में उन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, वेस्टर्न पार्ट में सकों और कुसानों को उन्होंने हराया था। तो इस तरह सर रिपीट कर दो इस पॉइंट को दोबारा से। इन लास्ट स्टेज ही वन सकाज एंड कुसानाज। अंतिम चरण में उन्होंने शक और कुषाणों की विजय की। शक और कुषाण कहां थे, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। हमने वेस्टर्न पार्ट में एक डिस्कस किया था पंजाब, पंजाब की उन्होंने विक्ट्री करी थी, लेकिन ये जो रीजन था वो पंजाब से आगे का हिस्सा था। पंजाब का जो, पंजाब से भी अगर हम वेस्ट चले जाएंगे तो वहां पर शक और कुषाण अभी भी थे, तो इन्होंने शकों और कुषाणों को हराया था लास्ट स्टेज में। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर समझना है, जो ये 5 स्टेजेस में इन्होंने विक्ट्री करी थी, उस विक्ट्री में सिर्फ गंगा यमुना वाला वैली वाला जो रीजन है, उस वैली वाले रीजन को उन्होंने विक्ट्री करने के बाद अपनी डायनेस्टी में मिला लिया। बाकी जो राज्य थे जिनको इन्होंने विक्ट्री करी थी, उनसे सिर्फ इन्होंने ईयरली टैक्स कलेक्ट किया, वार्षिक कर उन्होंने उसे वसूला, और बाकी उन्होंने उन राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। सिर्फ इतना हमें समझना है, सिर्फ गंगा यमुना दोआब वाले जो राज्य थे, उन राज्यों को इन्होंने अपनी डायनेस्टी में मर्ज कर लिया था, मिला लिया था। बाकी और जिस भी राज्य की उन्होंने विक्ट्री करी थी, उसको जीतने के बाद उन्होंने उन राज्यों को छोड़ दिया, उन राजाओं को छोड़ दिया, और उन राजाओं ने समुद्रगुप्त की सॉवरेंटी को, संप्रभुता को स्वीकार किया। जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया, उन राजाओं ने, उन किंग्स ने समुद्रगुप्त की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट किया और ईयरली टैक्स पे करना भी एक्सेप्ट किया, वार्षिक कर अदा करना भी स्वीकार किया। तो वो सारे जो राज्य होंगे वो समुद्रगुप्त के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होंगे, अप्रत्यक्ष प्रभाव में होंगे। गंगा यमुना वैली वाले राज्यों को छोड़ देंगे तो बाकी सारे राज्य समुद्रगुप्त के प्रभाव में होंगे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की सॉवरेंटी को, संप्रभुता को स्वीकार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ईयरली टैक्स देना भी एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने 5 स्टेजेस में पूरे भारत की विक्ट्री करी थी, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडस रिवर के पास से लेकर साउथ, एक्सट्रीम साउथ तक, और इधर बंगाल और आसाम से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, इस पूरे पार्ट की उन्होंने विक्ट्री करी। इस विक्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, समुद्रगुप्त की विक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक से मिलती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने इन सारी विक्ट्रीज को करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। अश्वमेध यज्ञ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज विक्ट्री कैंपेन ही ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज विक्ट्री कैंपेन ही ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। अपने विजयों को समाप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली।
and he got the title of Ashwamedh Parakram. After completion of his victory campaign, he organized Ashwamedh, Ashwamedh, Ashwamedh Yajna, Yajna, and he got the title of Ashwamedh Parakram, Parakram, Ashwamedh Parakram. अपनी विजयों को संपन्न करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। आगे लिखना है हमें, समुद्रगुप्त नेवर सफर्ड अ डिफीट। समुद्रगुप्त नेवर सफर्ड अ डिफीट, समुद्रगुप्त को कभी पराजय नहीं मिली। समुद्रगुप्त को कभी पराजय नहीं मिली। हेंस विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, एक वेस्टर्न राइटर है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, हेंस विंसेंट WINCENT, विंसेंट ऑर्थर ARTHOR, ऑर्थर स्मिथ SMITH, Vincent Arthur Smith has called him the Napoleon of India. Has called him the Napoleon of India. उन्हें कहीं पराजय नहीं मिली, इस वजह से विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने अपनी विक्ट्री करी और विक्ट्री के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की लाइन हमने यहाँ पर देखी कि उन्होंने विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के का नेपोलियन कहा या उन्होंने उन्हें नेपोलियन से कंपेयर किया। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, श्रीलंका के राजा का नाम है मेघवर्मन। मैं लाइन लिखा दूंगा आपको, श्रीलंका के राजा का नाम है मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी और समुद्रगुप्त ने परमिशन दे दी थी और फिर उन्होंने वो बौद्ध विहार बनवाया था। एक लाइन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, चीनी साक्ष्यों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, चीनी साक्ष्यों के अनुसार किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मन, किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मन, MEGHVARMAN, चाइनीज साक्ष्यों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने सेंट अ मैसेंजर टू समुद्रगुप्त कोर्ट, sent a messenger to Samudragupta's court to obtain the order for constructing a temple. To obtain the order for constructing a temple of Buddha in Gaya. Obtain the order for constructing a temple of Buddha in Gaya. चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने अपने एक दूत को समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के राजदरबार में भेजा तथा गया में एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी।
गया में एक मंदिर बनवाने की, गया में बुद्ध की एक, गया में बुद्ध की एक मंदिर या बुद्ध का एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। the orders were passed and the temple developed। समुद्रगुप्त ने अनुमति प्रदान करी तथा एक मंदिर का निर्माण हुआ। सर प्लीज एक बार इस पॉइंट को स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी में। हिंदी में। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपने दूत को समुद्रगुप्त के राजसभा में भेजा तथा गया में बुद्ध का एक मंदिर निर्माण करने की अनुमति मांगी। गया में बुद्ध का एक मंदिर निर्माण करने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी तथा एक मंदिर का निर्माण किया गया। समुद्रगुप्त ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी तथा मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें समझना है कि इतना सारा काम कर रहा है वो इंसान, इसके अलावा भी वो कुछ काम करता है। तो एक लाइन और लिखना है, ही वॉज ऑल्सो वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट। ही वॉज ऑल्सो वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट। वह ललित कला में भी निपुण था। समुद्रगुप्त ललित कला में भी निपुण था। He has been called Kaviraj in his inscription. He has been called Kaviraj, Kaviraj, Kaviraj in his inscription. उसने अपने अभिलेखों में खुद को कविराज कहा है। अपने अभिलेखों में उसने खुद को कविराज कहा है, कविराज। तो वो कविराज कहता है। और हम आगे देखेंगे कि उसके कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिन पर वो अपने आप को वो बीना बजाते हुए उसे दिखाया गया है। तो एक दो पॉइंट और हैं इनके बारे में, वो हम रिपीट इन इंग्लिश। ओके। He was also well versed in fine art. He was also well versed in fine art. Full stop. He has been called Kaviraj, Kaviraj, Kaviraj. He has been called Kaviraj in his inscription. He has been called as Kaviraj in his inscription. नेक्स्ट लिखना है हमें, 6 types of gold coin of Samudragupta has been obtained. 6 types of gold coin of Samudragupta has been obtained. समुद्रगुप्त के 6 तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के 6 तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 6 types of gold coins of Samudragupta has been obtained. पहला है गरुड़ टाइप, GARUDA, गरुड़। गरुड़ तरह के जिसमें गरुड़ की, यहां ध्यान रखना है हमें कि जो समुद्रगुप्त है वो वैष्णव धर्म का फॉलोअर है। और हम आगे देखेंगे कि उसने परम भागवत की भी टाइटल ली है, परम भागवत।
तो जो विष्णु है उनका जो वाहन है वो गरुड़ है, इसलिए समुद्रगुप्त के जो कुछ कॉइन्स हैं उन पर हमें गरुड़ की पिक्चर बनी हुई मिलती है, और इस तरह के कॉइन को हम कहते हैं गरुड़ टाइप कॉइन। दूसरा है हमारा धनुर्धर। धनुर्धर, DHANUR, धनुर्धर टाइप, मतलब समुद्रगुप्त की फोटो बनी हुई है जिसमें उसने अपने हाथ में उसने तीर और धनुष ले रखा है, बोज एंड एरो के साथ उसे दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं धनुर्धर टाइप कॉइन। नेक्स्ट वन है जो तीसरा है उसे हम कहते हैं परसु टाइप, PARSHU, परसु। परसु, परसु टाइप, इसमें वो जो परशुराम है वो परस जो उनका जो हथियार है उसके उसके साथ, उसी तरह के हथियार के साथ, टूल्स के साथ इसे दिखाया गया है उस कॉइन के अंदर। नेक्स्ट वन है, फोर्थ है अश्वमेघ टाइप, जिसमें वो अश्वमेघ यज्ञ करता हुआ दिखाया गया है, अश्वमेघ टाइप। अश्वमेघ यज्ञ करता हुआ, परफॉर्म करता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट वन है व्याघ्र हंता, एक टाइगर को मारता हुआ दिखाया गया है, व्याघ्र, VYA GHRA, HANTA, व्याघ्र हंता टाइप। व्याघ्र हंता टाइप, व्याघ्र हंता तरह के। एंड सिक्स्थ, प्लेइंग द ल्यूट, प्लेइंग द ल्यूट, प्लेइंग द ल्यूट, LUTE, इसमें उसे हम वीणा बजाते हुए दिखाया गया। सर चौथा कौन सा था? फोर्थ है अश्वमेघ टाइप, अश्वमेघ। नेक्स्ट वन है हमारा, प्लेइंग द फ्लूट होगा ना? हाँ, प्लेइंग द फ्लूट टाइप, फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट टाइप। मतलब मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, आप में से अगर किसी का छूटा हुआ है तो आप देख लेना। पहला है गरुड़ टाइप, सेकेंड है धनुर्धर, थर्ड है परशु, फोर्थ है अश्वमेघ, फिफ्थ है व्याघ्रहंता, एंड सिक्स्थ है प्लेइंग द फ्लूट, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, वीणा बजाते हुए। कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ये है तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इन्हें पढ़ना पड़ता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था इसमें सबसे ज्यादा किस तरह के कॉइन है, तो ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आर ऑफ गरुड़ टाइप, सबसे ज्यादा उसके गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि उसके एक सिक्के पर हवन कुंड बना हुआ दिखाया गया है, हवन कुंड ना, लिख लेते हैं, देयर इज ए यूप, YOOP, यूप पिक्चर इन हिज कॉइन, देयर इज अ यूप, YOOP, यूप पिक्चर ऑन हिज कॉइन, उसके एक सिक्के पर अग्नि वेदिका का चित्र बना हुआ है, अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म एंड गॉट द टाइटल ऑफ परम भागवत। वह वैष्णव धर्म का फॉलोअर है, अनुयायी है, तथा उसने परम भागवत की उपाधि ली। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस काल में और मौर्य काल में। मौर्य काल का जो राजा है अशोक, उसने इस तरह की कोई टाइटल नहीं ली है, उसने जनता के बारे में कहा है कि वो जनता जो है उनके पुत्र के समान है। और यहाँ पर जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने आप को धर्म से रिलेट किया है, धर्म से जोड़ा है।
तो ये एक पीरियड है जिसे हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म का पुनरुदय, जहां पर एक बार फिर से यज्ञ हो रहे हैं। तो एक बार यज्ञ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बुराई आएगी। हम आगे रिलीजन में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर धर्म का नेचर बिल्कुल बदल गया है, उसकी प्रकृति बिल्कुल बदल गई है। तो एक लास्ट चीज जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में करना है वो ये है कि समुद्रगुप्त जो वैष्णव धर्म के फॉलोअर हैं, इस वजह से कई सारे लोगों ने, कई सारे हिस्टोरियंस ने उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, एक इल्जाम लगाया है कि समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा मतलब बहुत हार्ड फॉलोअर हैं वैष्णविज्म के। इस वजह से वो किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते थे, किसी दूसरे रिलीजन का सम्मान नहीं करते थे। तो ये बिल्कुल एलिगेशन गलत है। तो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं कि वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करते थे, क्योंकि किसी भी रिलीजन के जो एक्सपर्ट पीपल हैं वो उनकी कोर्ट में अपॉइंट होते थे। जैसे एक लाइन है, इट इज सेड दैट द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुबंधु वॉज हिज मिनिस्टर। यह कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उनके मंत्री थे। यह कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु, VASUBANDHU, एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उनके मंत्री थे। मतलब जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, जो इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं कि ये वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे और किसी और धर्म का सम्मान नहीं करते थे, जबकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो क्वालिटी होती है, जो आप कह सकते हो कि जिसमें योग्यता होती है, वो कहीं भी अपॉइंट हो सकता है और उसका सम्मान होता है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में ये दिखाया जाता है कि वो अंधा व्यक्ति नहीं था समुद्रगुप्त, जो वैष्णव धर्म का फॉलोअर है, बट ही वॉज नॉट ब्लाइंड या ही वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स। वह इस तरह का बंदा नहीं था या इस तरह का राजा नहीं था कि किसी एक धर्म। मतलब वो इस तरह का बंदा नहीं था कि ऑर्थोडॉक्स नहीं कह सकते हैं। तो हमें वसुबंधु के एविडेंस से हमें ये बात पता चलती है कि ही वॉज नॉट अ ऑर्थोडॉक्स पर्सन। तो ये हमारे किंग थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट जो किंग बने हैं उनके बारे में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि बीच में एक राजा का नाम आया है जिसका नाम है रामगुप्त, है ना। ध्यान रखना है हमें कि बीच में एक राजा का नाम आता है जिनका नाम होता है रामगुप्त। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है, विवाद है। तो हमें बस याद रखना है कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन PCS में आ जाते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद राजा, किसी राजा के बारे में हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो हमें जिस राजा का नाम मिलता है वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। जिस राजा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। लेकिन थोड़ा सा जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वो विवाद क्या है। एक प्ले है, एक नाटक है, जिस नाटक के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम एक प्ले है, एक नाटक है, जिसमें हमें एक स्टोरी मिलती है, जिसमें एक जो उसकी एक्ट्रेस है, जो उसकी नायिका है, उनका नाम है ध्रुव देवी, और जो उसके नायक हैं उनका नाम है देवगुप्त। मतलब कि हम पढ़ेंगे इस बुक के बारे में, हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक प्ले है, नाटक है, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम
उसके जो नायक हैं उनका नाम है ध्रुव देवी, और उसके जो एक्टर हैं, जो नायक हैं, जो नायिका हैं उनका नाम है ध्रुव देवी, और जो नायक हैं उनका नाम है देवगुप्त। एंड देवगुप्त वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त। तब समुद्रगुप्त के ऐसा माना गया है कि समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे, जिसमें से दो इंपोर्टेंट थे, एक रामगुप्त और दूसरे देवगुप्त। समुद्रगुप्त के कई सारे सन होंगे, कितने सन थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो दो इंपोर्टेंट सन थे उनका नाम था रामगुप्त एंड देवगुप्त। तो रामगुप्त बड़े थे एंड देवगुप्त छोटे थे। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं, और वो हिस्टोरियन सोर्स के रूप में इसी प्ले को लेते हैं, इस प्ले को, इस नाटक को। इस नाटक में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इस प्ले में, देवी चंद्रगुप्तम प्ले से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले जो व्यक्ति राजा बने थे उनका नाम था रामगुप्त। तो बस ये डिस्प्यूट हमें समझना है, डिस्प्यूट है, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है डिस्प्यूट से रिलेटेड, लेकिन ये बुक इंपोर्टेंट। बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये बुक क्या है? एक प्ले है, एक नाटक है। इस बुक के जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम है ध्रुव देवी, और जो इसके एक्टर हैं, नायक हैं, उनका नाम है देवगुप्त। ये देवगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के सेकेंड सन है। समुद्रगुप्त के दो सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एल्डर सन जो है उनका नाम है रामगुप्त, और यंगर जो सन है उनका नाम है देवगुप्त। रामगुप्त वॉज एल्डर सन, बड़े पुत्र रामगुप्त थे, एंड जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था देवगुप्त। मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्टोरी, जो अभी मैंने छोटी सी स्टोरी, उलझी हुई स्टोरी है तो उलझी हुई बहुत ज्यादा, जो मैंने उलझी हुई स्टोरी आपके साथ डिस्कस किया है वो आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप मैसेज पे लिख सकते हो, मैं फिर से दोबारा इस स्टोरी को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है। तो समुद्रगुप्त के दो सन हैं, रामगुप्त और देवगुप्त। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पहले रामगुप्त राजा बने, फिर देवगुप्त राजा बने, देवगुप्त ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। यही जो देवगुप्त हैं, इनका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो द अदर नेम ऑफ देवगुप्त वॉज चंद्रगुप्त सेकेंड। देवगुप्त का ही दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। अब देखो, अब इनके बारे में भी चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है, चार पांच चीजें इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है जिसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट, इन्होंने, देखो, हमने लेटर मॉडर्न एज में शकों के बारे में पढ़ा था। उन शकों के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि शकों का डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन इंडिया के कुछ रीजन में वो अभी भी बने रहेंगे। इंडिया का वो रीजन था भारत का वेस्टर्न पार्ट, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जिसे अभी अभी कुछ समय पहले समुद्रगुप्त ने शकों को हराया था। वहां पर भारत का एक छोटा सा रीजन और भी था, जो गुजरात वाला रीजन था, वहां पर भी शकों का एक छोटा सा राज्य होता था, शक। और ये जो शक रूलर हैं उनका नाम है रुद्र सिंह, रुद्र, RUDRA, रुद्र सिंह थर्ड, तृतीय। तो ध्यान रखना है हमें, चंद्रगुप्त सेकेंड डिफीटेड शक रूलर रुद्र सिंह थर्ड। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। पराजित किया, और इसी के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। आफ्टर दिस विक्ट्री ही गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। आफ्टर हिज विक्ट्री, आफ्टर दिस विक्ट्री ही गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इस विजय के उपरांत उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। मतलब पहली इंपॉर्टेंट चीज, हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने वो स्टोरी पढ़ी कि वो स्टोरी क्या है, जिसमें कैसे वो राजा बनते हैं, देवगुप्त।
वो देवगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। और सेकंड है, इन्होंने देवगुप्त, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, इन्होंने गुजरात वाले रीजन में, ध्यान रखना है ये जो शक थे वो गुजरात में थे, तो गुजरात वाले जो रीजन है उस रीजन में शक थे। शकों के जो रूलर थे उनका नाम था रुद्र सिंह थर्ड, एंड चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्र सिंह थर्ड को हराया, और हराने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। एक और चीज इसी से रिलेटेड है कि ही रीइश्यूड सिल्वर कॉइन्स आफ्टर दिस विक्ट्री। इन्होंने इस विजय के पश्चात चांदी के सिक्के दोबारा से चलाए। ध्यान रखना है कि ये चांदी के सिक्के जो थे वो शकों के थे, उसी सिक्कों को इन्होंने फिर से इशू किया। शकों के पास चांदी बहुत बड़ी मात्रा में थी, तो जब वो शकों को इन्होंने हरा दिया तो वो चांदी जो उनके पास थी या चांदी के सिक्के जो उनके पास थे वो इनके हो गए, जिसे इन्होंने दोबारा रीइशू किया, दोबारा चलाया। शकों को हराया, शकों के राजा थे रुद्र सिंह थर्ड, इन्हें उन्होंने हराया, उस पार्ट पर उन्होंने कंट्रोल किया और विक्रमादित्य की उन्होंने टाइटल ली और उनके चांदी के सिक्कों को इन्होंने री इशू किया, दोबारा से चलाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस समय भारत के अंदर एक और डायनेस्टी का इमरजेंस हो चुका था, एक और एक डायनेस्टी थोड़ी सी फेमस हो रही थी, जिसे हम कहते थे वाकाटक डायनेस्टी। वाकाटक डायनेस्टी जो थी वो भारत में जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वाकाटक डायनेस्टी होती थी। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर की शादी वाकाटक शासक के साथ की। ध्यान रखना है, एक लाइन हमें लिख लेना है, ही was married his father, he was married his daughter, he was married his daughter Prabhavati, Prabhavati, he was married his daughter Prabhavati to Wakatak ruler रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन SEN। ध्यान रखना है, अभी अभी हम जिस शक रूलर के बारे में हम बात कर रहे थे वो रुद्र सिंह था, रुद्र सिंह थर्ड, और अभी हम जिस वाकाटक रूलर के बारे में बात कर रहे हैं वो है रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन द्वितीय। He was married his daughters Prabhavati to वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ की। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ की। एक चीज ध्यान रखना है, हमें यहां समझना है, ये जो उनकी डॉटर की शादी थी और जो शकों वाला था पार्ट था, वो उसमें से पहला जो पार्ट है, ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सबसे पहले काम, इन दोनों में जो पहला काम इन्होंने किया है वो किया है अपनी डॉटर की शादी, है ना। पहला काम जो किया है वो है इनकी डॉटर की शादी। तो ये ध्यान रखना है, पहले डॉटर की शादी है और दूसरा शक रूलर है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो डॉटर का जो जहां पर शादी हुई है वो जो राज्य है, तो इन्होंने इनकी हेल्प से शकों को हराया है, दोनों ने मिलकर शकों को हराया है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। तो शकों को हराने वाली जो घटना है, इंसिडेंट है, वो बाद की है, ये शादी पहली है, फर्स्ट है। नेक्स्ट वन जो इनके बारे में, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इनकी वो ये है कि इन्होंने अपनी शादी नाग डायनेस्टी की प्रिंसेस कुबेर नाग के साथ करी। ये जो नाग डायनेस्टी है, अभी अभी हमने
कुछ समय पहले हमने नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, शायद लेटर मौर्यन एज में, आप लोगों को याद होगा कि हमने नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक नाग रूलर हैं जिन्होंने लगभग लगभग 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। तो यहाँ पर आकर ये जो नाग डायनेस्टी है, ये नाग डायनेस्टी बहुत ही फेमस हो गई थी, बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी नाग डायनेस्टी। तो नाग डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी जिसका नाम था कुबेर नाग, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने कुबेर नाग के साथ शादी करी थी। चंद्रगुप्त सेकंड was married with नाग प्रिंसेस कुबेर नाग, KUBERNAGA, कुबेर नाग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इनके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी कोर्ट में चाइनीज ट्रेवलर फाहियान इनकी कोर्ट में आए थे। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड हिज कोर्ट। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड हिज कोर्ट। चाइनीज चीनी यात्री फाहियान ने इनके राज दरबार का भ्रमण किया था। और ये डेट हमारे पास क्लियर है कि उन्होंने कब भ्रमण किया था, कब उन्होंने विजिट किया था। ये हमें ध्यान रख लेना है। 399 एडी टू 414 एडी, 319 ईस्वी से 414 ईस्वी, लगभग लगभग 15 साल तक वो इनकी कोर्ट में रहे थे। मतलब कोर्ट में रहने का मतलब है भारत की जर्नी करी थी इन्होंने, भारत विजिट किया था। तो चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड हिज कोर्ट। चीनी यात्री फाहियान ने इनके दरबार का भ्रमण किया। टाइमिंग हमने देखा 399 एडी टू 414 एडी। ध्यान रखना है ये एडी है, बीसी नहीं है। अभी हमारा हम एडी में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद इनके बारे में जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी कोर्ट में 8 स्कॉलर्स रहते थे, 8 विद्वान इनकी राज दरबार में रहते थे। सॉरी 8 नहीं 9, जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं, जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं। 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट, 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट, इनके दरबार में रहने वाले नवरत्न। अब इनके बारे में नवरत्न कौन कौन है एक बार हम उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो ये जो नवरत्न है ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। मैं जहां भी कंट्रोवर्शियल इशू होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 9 नवरत्न थे, कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि नवरत्न नहीं थे। कई बार आप अलग अलग सोर्स की जब स्टडी करोगे तो नवरत्न में से कुछ नाम आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। अभी जो मैं नाम आपको 9 लिखाऊंगा उन 9 नामों में से कुछ 2-3 नाम आपको अलग अलग सोर्स से जब स्टडी करोगे तो वो 9 में से कुछ नाम आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। तो इस वजह से आप कभी कंफ्यूज मत होना, वो डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि ये टॉपिक ही कंट्रोवर्शियल है, विवादपूर्ण है, कि कुछ लोग कहते हैं नवरत्न है, कुछ लोग कहते हैं नवरत्न नहीं है। तो अगर आप कभी पढ़ने के लिए जाओगे तो कुछ अलग चीजें मिल जाएंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने क्या पढ़ा दिया और वहां पर क्या आपको चीजें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको 2-3 डिफरेंस मिलेंगे आपको, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 नाम है जो मैं आपको लिखा देता हूं। पहला है हमारा कालिदास, फर्स्ट है कालिदास। हम कालिदास के बारे में बाद में पढ़ेंगे, कालिदास कौन है और उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे कालिदास के बारे में। मतलब ये जो भी हैं यहाँ पर हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें नवरत्न के नाम लिखने हैं। कालिदास। दूसरे हैं अमर सिंह, अमर सिंह, AMARSINGH। अमर सिंह के बारे में एक चीज इंफॉर्मेशन है जो लिख लेना है आपको। अमर सिंह ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमरकोश। अमरकोश, AMARKOSH।
नेक्स्ट जो है पर्सन, उनका नाम है वराह मिहिर, VARAHA, VARAHAMIHIR, वराह मिहिर। नेक्स्ट वन है जो, उनका नाम है धनवंतरी। वराहमिहिर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो, हम वराहमिहिर के बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वराहमिहिर। नेक्स्ट वन, तो पहले हमारे कालिदास, फिर हमारे आ गए हैं अमर सिंह, तीसरे हमारे आ गए हैं वराहमिहिर। फोर्थ जो है उनका नाम है धनवंतरी, धनवंतरी, DHANVANTARI, धनवंतरी, DHANVANTARI, धनवंतरी। धनवंतरी एक डॉक्टर है। नेक्स्ट वन जो है उनका नाम है घटकपारा, GHATAKAPARA, GHATAKAPARA, घटकपारा। ये एक आर्किटेक्ट है, मूर्तिकार। या वास्तुकार आप इन्हें कह सकते हो। नेक्स्ट वन है शंकु, SHANKU, शंकु। ये भी आर्किटेक्ट है, वास्तुकार। नेक्स्ट वन है कहपानक, KAHAPANAK, कहपानक, इससे KAHAPA। पहले वाले का नाम रिपीट कर देना। उससे पहले वाले का नाम है धनवंतरी, DHANVANTARI, धनवंतरी। धनवंतरी एक डॉक्टर है। धनवंतरी के बाद मैंने कहा घटकपारा, घटक, GHATAKAPARA, घटकपारा। ये आर्किटेक्ट है, वास्तुकार। उसके बाद है शंकु, SHANKU, शंकु। शंकु भी एक आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है। उसके बाद है हमारे कहपानक, KAHAPANAK, कहपानक, KAHAPANAK, कहपानक। ये एक एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। नेक्स्ट वन है वर रुचि, VARARUCHI, वर रुचि, VARARUCHI, वर रुचि। ये वर रुचि एक सिंपल स्कॉलर आप इन्हें मान सकते हो, विद्वान है। और नेक्स्ट वन है हमारा, क्या लिखा है आपने मैसेज? नेक्स्ट वन है हमारा बेताल भट्ट, बेताल, VETALBHATTA, बेताल भट्ट। ये एक मैजिशियन थे, जादूगर थे, मैजिशियन, जादूगर। तो ये 9 जेम्स थे जो चंद्रगुप्त, नाइन जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त के बाद मैंने 9 जेम्स के नाम लिखवाए हैं। 9 जेम्स कौन कौन है और उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जहां जरूरी है वो मैंने दिया है। 9 जेम्स एंड उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन।
एक दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका छूट गया है किसी से आप ले लेना, लिख लेना उसे। इन्होंने उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाई। उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी थी, पहली राजधानी जो इनकी होगी वो होगी पाटलिपुत्र, सेकेंड कैपिटल उज्जैन। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। आप अगर आप में से कोई दिल्ली गया होगा तो जरूर गया होगा, वहां पर मेहरौली एक जगह है जहां पर कुतुब मीनार है। उस कुतुब मीनार के अंदर वाले हिस्से में ही एक आयरन पिलर है, लोहे का स्तंभ है, जिस लोहे के पिलर पे एक राजा के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक राजा है जिसका नाम है चंद्र, उस राजा का नाम चंद्र लिखा हुआ है, और उसकी विजयों के बारे में बताया गया है कि उसने कहाँ कहाँ विजय करी है। तो चंद्र नाम से किसी राजा को भारत में पढ़ा नहीं गया है, तो कई सारे मैक्सिमम हिस्टोरियंस जो हैं उस चंद्र रूलर को चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से कंपेयर करते हैं। तो एक लाइन लिख देना है हमें, द सक्सेस ऑफ चंद्रगुप्त रूल इज इंस्क्राइब्ड ऑन द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। द सक्सेस ऑफ चंद्रगुप्त रूल is inscribed on the iron pillar near Qutub Minar in Delhi. चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार का रीजन है, मेहरौली उस जगह का नाम है जहां पर वो कुतुब मीनार है, उसी में हमें वो आयरन पिलर मिलता है जिस पर एक राजा का अचीवमेंट्स है। उस राजा का नाम है वहां पे लिखा हुआ है चंद्र, और उसके अचीवमेंट्स हैं। कुछ हिस्टोरियंस या मैक्सिमम हिस्टोरियंस उस चंद्र को चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से कंपेयर करते हैं। बस चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने शक रूलर को हराया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, उन्होंने अपनी शादी करी, कैसे करी, कई शादी करी होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक इम्पोर्टेंट है, कई बार जो शादियां होती हैं इस समय होती थी वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती थी। तो नाग डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी इस समय में, तो नाग डायनेस्टी के साथ शादी करके इन्हें कुछ पॉलिटिकल गेन हुआ होगा। उसी तरह वाकाटक डायनेस्टी के साथ शादी करके अपनी बेटी की जो इन्होंने शादी करी थी उसमें भी इनका एक पॉलिटिकल गेन था। ये सारी चीजें थी। इसके बाद हमने देखा एक चाइनीज ट्रेवलर इनकी कोर्ट में आए थे। तो चाइनीज ट्रेवलर इस समय भारत में पहली बार हमें चाइनीज ट्रेवलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फाहियान। फाहियान भारत में जो आए थे वो भारत में बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए आए थे। ध्यान रखना है, फाहियान के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। फाहियान भारत में बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए आए थे और वो इनकी राज्यसभा में भी गए थे, और भारत में जो उनकी जर्नी थी वो इतने दिनों की है, 15 साल की उनकी जर्नी थी। इसके अलावा हमने देखा कि इनकी कोर्ट में 9 जेम्स भी थे, नवरत्न भी थे, जिनके क्या क्या नाम हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। अगर उनका काम कुछ बड़ा है तो हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कालिदास का काम कुछ बड़ा है तो हम आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो हम कालिदास की जो बुक्स हैं, जो उन्होंने बुक्स लिखी है, उनके बारे में हम उस समय वहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल ज्यादा नहीं है, तो हमने उसे अभी ही डिस्कस कर लिया है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य पूरा नाम है इनका। चंद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट पर्सन किंग बनते हैं उनका नाम होता है कुमारगुप्त।
कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बारे में 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन है। अब पहली कि इनके लिए चाइनीज ट्रेवलर ने इनके लिए महेंद्रादित्य वर्ड यूज किया है। महेंद्रादित्य, वे क्या है ये, क्यों कट जाता है? चाइनीज ट्रेवलर ने इनके लिए महेंद्रादित्य या सक्रादित्य वर्ड यूज किया है। सक्रादित्य, महेंद्रा, महेंद्र तो आप लिख ही सकते हो, महेंद्र, MEHENDRA, MEHENDRA, महेंद्रादित्य। और शक्रादित्य, SHAKRADITYA। सक्रादित्य, तो महेंद्रादित्य और सक्रादित्य वर्ड का इस्तेमाल चाइनीज ट्रेवलर ने इनके लिए किया है। जैसे एक लाइन यहां पर हम लिख लेते हैं, एक बाद के समय में एक चाइनीज ट्रेवलर आएंगे जिनका नाम होगा वैनसांग, HIEN, HIUEN Wensang described Kumargupta as Sakraditya. Wensang described Kumargupta as Sakraditya. एक्चुअली जो वेनसांग है, वेनसांग ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि वेनसांग ने एक यूनिवर्सिटी की जर्नी करी थी, जो यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जब वेनसांग ने जर्नी करी नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को जर्नी करने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है अपनी, जो उन्होंने लिखी है बायोग्राफी जो लिखी, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाला जो है वो है सक्रादित्य या महेंद्रादित्य, है ना। इसे हम इस चीज को समझना है कि वेनसांग ने जो इंफॉर्मेशन हमें दी है नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसने जर्नी करी और नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर के रूप में उसने कहा कि उसका जो फाउंडर है उस फाउंडर का नाम है सक्रादित्य और महेंद्रादित्य। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब फाहियान यहाँ पर आए थे, जब फाहियान यहाँ पर आए थे, तो फाहियान के समय में वो यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि फाहियान की के इंफॉर्मेशन से हमें उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जब फाहियान यहाँ पर आए थे तब वो यूनिवर्सिटी भारत में नहीं होती थी, लेकिन बाद के समय में हम आगे पढ़ेंगे जब वेनसांग यहाँ पर आए तो वेनसांग के समय में वो यूनिवर्सिटी बन गई थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। अब जब राजा का नाम उन्होंने सक्रादित्य लिखा है कि उसके फाउंडर सक्रादित्य या महेंद्रादित्य हैं, और जब सक्रादित्य और महेंद्रादित्य को हिस्टोरियंस ने ढूंढा कि ये कौन है सक्रादित्य और महेंद्रादित्य, तो उन्हें लगा कि ये टाइम को उन्होंने कंपेयर किया, बहुत सारे भारत में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने राइटिंग को, उस टाइम को अच्छी तरह से स्टडी करके ये बताया कि सक्रादित्य या महेंद्रादित्य और कोई और नहीं, वो कुमारगुप्त ही है। तो ध्यान रखना है हमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन चाइनीज सोर्स से मिली है, उसमें कहा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर सक्रादित्य या महेंद्रादित्य हैं, और उसकी पहचान हमने कुमारगुप्त से की है। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी काल में बनाई गई और उसके फाउंडर कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। अब नेक्स्ट जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें इनके बारे में लिखना है। इनके जो कॉइन है, इनके जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर एक पिक्चर बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि वो कार्तिकेय के फॉलोअर है ना। कार्तिकेय, एक लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं
Peacock stamp has been obtained from some of his coin. Peacock stamp has been obtained from some of his coins. उनके कुछ सिक्कों पर मयूर या मोर की आकृति बनी हुई है। मोर की आकृति बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि he was a follower of कार्तिकेय, son of शिवा, गॉड शिवा, ये आपको पता ही है। उनके कुछ सिक्कों पर कार्तिकेय की पिक्चर बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि आपको पता है कि कार्तिकेय के जो वाहन है, कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कार्तिकेय के फॉलोअर हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो रिलीजन है उसमें कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं। इससे पहले शिव थे, इससे पहले रिलीजन में शिव थे, अब शिव के सन भी आ गए हैं यहाँ पर जो कार्तिकेय होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एंड गॉट द टाइटल ऑफ अश्वमेध पराक्रम। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की, अश्वमेध ध्यान रखना है, अश्वमेध पराक्रम मैंने गलत लिखवा दिया है, अश्वमेध महेंद्र लिखना है हमें, तथा अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली। अश्वमेध महेंद्र, ये मेरा नेटवर्क आज सही नहीं आ रहा है, इसकी वजह से अब फोन कट जा रहा है बार बार। मैं बस इसके बाद खत्म करता हूं इस क्लास को। तो इन्होंने अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली। ध्यान रखना है कि इन्होंने जो अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली है वो इंफॉर्मेशन हमें इनके क्वाइंस से ही मिलती है, उनके सिक्कों से ही मिलती है, ध्यान रखना है। अश्वमेध महेंद्र इंस्क्राइब्ड ऑन सम क्वाइंस ऑफ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली है। अश्वमेध महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र टाइटल इंस्क्राइब्ड ऑन सम क्वाइंस ऑफ कुमारगुप्त। अश्वमेध महेंद्र टाइटल इंस्क्राइब्ड ऑन सम क्वाइंस ऑफ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों पर अश्वमेध महेंद्र लिखा हुआ है। मतलब 3-4 चीजें हैं, बस हमें ये समझना है इनके बारे में। एक तो इनके समय में चाइनीज ट्रेवलर जो भारत में आए हैं, सॉरी इनके समय में चाइनीज ट्रेवलर नहीं आए, चाइनीज ट्रेवलर ने जो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है वो चाइनीज ट्रेवलर आएंगे बहुत बाद में, हर्षवर्धन के समय में, लेकिन उन्होंने भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी पर्सन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया है, उस पर्सन को हमने कंपेयर किया कुमारगुप्त के साथ। तो कुमारगुप्त के बारे में हमने ये देखा कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। दूसरी चीज कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके सिक्कों पर मयूर की पिक्चर बनी हुई है, तो ये कार्तिकेय के फॉलोअर रहे होंगे। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया और अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली।
अश्वमेघ महेंद्र। अश्वमेघ महेंद्र की जो उनकी उपाधि थी वो हमें क्वाइंस से भी मिलती है, कि उनके सिक्कों पर लिखा गया है कि उन्होंने, उनके सिक्कों पर उन्हें अश्वमेघ महेंद्र के रूप में उन्हें बताया गया। इसके अलावा उन्होंने, हमने पहले ही डिस्कस किया था, महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की उन्होंने उपाधि टाइटल भी ली है। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो इनके बारे में है वो ये है कि इनके लास्ट टेन्योर में, इनके टेन्योर के लास्ट पार्ट में एक फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, एक फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, और उस फॉरेन इन्वेजन के बारे में कहा गया है कि वो जो इन्वेडर्स थे वो हुनाज हैं, है ना। हुनों ने भारत के ऊपर इन्हीं के शासन काल के अंतिम समय में हुनों ने भारत के ऊपर अटैक किया है। तो एक लाइन हम लिख लेते हैं, इट इज नोन फ्रॉम भीतरी इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, इट इज नोन फ्रॉम भीतरी, BHITRI, it is known from भीतरी inscription of स्कंदगुप्त, SKNDAGUPTA। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, भीतरी एक जगह है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है दैट हुनाज attacked over India, that Hunaz attacked over India and Skandagupta defeated him। Skandagupta defeated him। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय में, ध्यान रखना है कि ये जो लिखवाया है हम अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, बस हमें एक लाइन पहले समझ लेना है कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इनके समय में हुनों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने उन्हें हराया। एक्चुअली ये राजा थे कुमारगुप्त, तो ये खुद नहीं गए थे, इन्होंने अपने सन स्कंदगुप्त को भेजा था, और स्कंदगुप्त जब वहां गए उन्होंने हुनों को हराया, पराजित किया, और जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके फादर की डेथ हो गई थी। मतलब जब स्कंदगुप्त वहां से आए तो तक कुमारगुप्त की डेथ हो गई थी। इसलिए हम ये मानेंगे कि इन्वेजन किसके समय में हुआ, हुनों के इन्वेजन, तो कुमारगुप्त के समय में। हराया किसने, तो कुमारगुप्त के सन स्कंदगुप्त ने उन्हें हराया। एक लाइन और यहां पर इंपोर्टेंट है जो हमें लिख लेना है,